हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का साइंस चैप्टर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है घर्षण के कारण। घर्षण को हम इंग्लिश में फ्रिक्शन कहते हैं। दोस्तों, क्लास 8 साइंस का हमने चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिया है और मैंने क्लास 8 साइंस का प्लेलिस्ट भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ जाकर उसमें सारे वीडियोज देख सकते हैं। एंड अगर आप लोग मेरे सेकंड चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं घर्षण की परिभाषा और घर्षण कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं पहले आपको इसी तरह से घर्षण का परिभाषा बता देती हूँ बिना लिखे। उसके बाद हम लोग उसका डेफिनेशन भी यहाँ पर लिख के समझेंगे कि घर्षण क्या होता है। दोस्तों, जब किसी दो वस्तुओं के बीच आपस में बल लगता है तो उसके तल के बीच में जो बल कार्य करता है, जो उसके विपरीत दिशा में बल कार्य करता है, उसको हम उस बल को घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है घर्षण का परिभाषा। तो मैंने क्या लिखा है, जब किसी दो वस्तुओं के बीच बल लगता है तो उनके सतहों के मध्य यानी कि उन सतहों के बीच एक बल विपरीत दिशा में कार्य करता है, तो उसी बल को घर्षण बल कहते हैं। इसको अगर आप लोग इस तरह से नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक मेज है। मेज वैसे मुझसे बन नहीं रहा, इस तरह से ये एक मेज है। ठीक है, मेज पे कोई वस्तु रखी है। मान लीजिए कि ये एक बॉक्स इस तरह से रखा हुआ है। इस मेज पर ये बॉक्स रखा हुआ है। इस बॉक्स को हम क्या कर रहे हैं, इसको हम धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम धक्का दे रहे हैं। ठीक है, जब हम बॉक्स में बल लगाते हैं तो वो बल इस ओर काम करता है, वो इस तरह से काम करता है, इस तरह से काम करता है। लेकिन ये जो टेबल है, इसका जो सतह है, इस पे बल किस प्रकार से काम कर रहा है, इस तरह से विपरीत दिशा में काम कर रहा है। ठीक है, एरो मैंने यहाँ से दिया है, यहाँ पे मैं आपको फिर से बताती हूँ। मान लीजिए कि ये फर्श है। ठीक है, फर्श है, फर्श पे कोई बड़ा सा बॉक्स है। इसको हम क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। बॉक्स को हम धक्का दे रहे हैं। तो जब हम इसको धक्का देंगे तो इस बॉक्स पे सतह में इस तरह से बल कार्य करेगा, इस तरह ये कार्य करेगा। अगर आप बॉक्स को धक्का देंगे तो वो किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो फर्श है, इस पे इसका जो सतह है, ये वाला सतह है, तो इस पे बल किस तरफ काम कर रहा है, इस तरफ, एकदम इसके विपरीत दिशा में। देखिए, बॉक्स को हम उस तरफ धक्का दे रहे हैं, लेकिन ये जो फर्श का ये जो सतह है, ये जो तल है, जो कि बॉक्स में सटा हुआ है, ठीक है, तो उसका बल एकदम विपरीत दिशा में काम कर रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे घर्षण पैदा होता है। तो इसी को हम घर्षण बल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, घर्षण बल हमेशा वस्तुओं की विपरीत दिशा में ही काम करता है। इसको आप बहुत सारे उदाहरण से समझ सकते हैं। और घर्षण बल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है स्थितिक घर्षण, और सीमांत घर्षण, और तीसरा है गतिज घर्षण। गतिज घर्षण में आपको 2 तरह के घर्षण बल पढ़ने को मिलेंगे। पहला होता है सर्पिल घर्षण होता है, और एक लोटनी घर्षण होता है। पहले आप इसको यहाँ पर समझिए। मैं घर्षण बल को आपको फिर से और उदाहरण यहाँ पर देकर समझा रही हूँ। एंड मैं इस डेफिनेशन को भी मिटा रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर मैं घर्षण बल को आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। तो चलिए अभी मैं इसको मिटा रही हूँ। तो मैं एग्जाम्पल लेती हूँ जो कि आपके बुक में ही दिया गया है। देखिए, पहला मैं एग्जाम्पल लेती हूँ एक बॉल का। ठीक है, ये है एक बॉल, सिंपल बॉल जिससे आप लोग खेलते हैं क्रिकेट वगैरह, वो बॉल है। तो इस बॉल को आप क्या करेंगे, अपने हाथ से इसको धक्का देंगे। इसको क्या करेंगे, आप लोग धक्का देंगे। ठीक है, मतलब इसको इस तरह से फेंकेंगे, जैसे आप सतह पे फेंकते हैं फील्ड में। मान लीजिए आप इस तरह से किसी भी तरह से इसको फेंक रहे हैं, तो फेंकने पे क्या होगा, एक स्थान पे जाके ये रुक जाता है। तो ये किस वजह से होता है, देखिए जब आपने इसमें फेंका तो ये मोशन में आ गया। और मोशन किस तरफ हो रहा था, देखिए इस तरफ। आपने इसी तरफ बॉल को फेंका, लेकिन आपने फेंका कहाँ है, आपने फेंका है जमीन पर। ये जमीन है। ठीक है, ये जमीन है। तो ये जो जमीन का जो ये तल है, इस पे कौन सा बल कार्य कर रहा है, इस पे घर्षण बल कार्य कर रहा है। और ये बल इस प्रकार इस तरफ कार्य करता है विपरीत दिशा में। तो ये जमीन क्या करता है, इसको रोकता है। मतलब ये कोशिश कर रहा है कि बॉल रुक जाए, लेकिन आपने इसको क्या किया,
फेंक दिया, उसको मोशन में ला दिया। इसी को हम कहेंगे घर्षण बल। मतलब इस तरह से जब दो वस्तुओं के बीच बल लगता है तो वस्तुओं के तलों के मध्य एक बल कार्य करता है, विपरीत दिशा में बल कार्य करता है, और उसी बल को हम घर्षण बल कहते हैं। समझ गए? तो मैंने आपको एक ये वाला उदाहरण दिया, और मैंने जो पहले आपको उदाहरण दिया था आप उस उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे कि ये वाला है मेज, ये क्या है? मेज है, ठीक है। मेज पर आपने रखा है बहुत बड़ा सा कोई चीज, मान लीजिए कि आपने बॉक्स को ही रखा है। ये मेज जो है, मतलब ये जो बॉक्स है इसमें इस तरह से इस प्रकार से इसे सटा हुआ है, ठीक है। जब आप किसी भी वस्तु को किसी चीज पर रखेंगे तो उसका तल क्या होगा? उस पर सटा हुआ रहेगा, इस तरह से एकदम सटा हुआ रहेगा। और आप उसी स्थिति में उस वस्तु को, जो वस्तु उस पर रखी हुई है, उस पर आप क्या करेंगे? बल लगाएंगे। बल लगाकर उसको आप मोशन में लाने की कोशिश करेंगे। तो वो मोशन यानी कि वो बल किस तरफ कार्य करेगा? वो बल इस तरफ कार्य करेगा। और ये जो सतह है मेज का, जो तल है यानी कि इसका जो सतह है मेज का, इस पे कौन सा बल कार्य कर रहा है? इस पे बल इस प्रकार से, इस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। यानी कि इस वस्तु के एकदम विपरीत दिशा में यहाँ पर बल कार्य कर रहा है। यानी कि आप इस वस्तु को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं उस तरफ, लेकिन ये मेज जो है इसको क्या कर रहा है? एकदम विपरीत दिशा में ये बल लगा रहा है। मतलब ये कोशिश कर रहा है कि इस वस्तु को उधर के साइड यानी कि आप मोशन में उसको ना ला सके। तो यही जो विपरीत बल जो कार्य करता है इन दोनों वस्तुओं के बीच, इसी बल को हम घर्षण बल कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि घर्षण बल क्या होता है। चलिए अब देखते हैं इसके टाइप्स को। तो अब हम देखने वाले हैं घर्षण बल के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इसमें 3 टाइप होते हैं। पहला जो टाइप होता है उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम हिंदी में कहते हैं स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण, ठीक है। ये हो गया आपका पहला टाइप। दूसरा टाइप कौन सा होता है? दूसरा होता है सीमांत घर्षण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। LIMITING, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको हम हिंदी में कहते हैं सीमांत घर्षण। तीसरा टाइप होता है आपका डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन को हम हिंदी में कहते हैं गतिज घर्षण। तो पहले हम इन दोनों को समझते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिर हम डायनामिक फ्रिक्शन को भी देखेंगे। इसमें 2 टाइप्स होते हैं। डायनामिक फ्रिक्शन में 2 टाइप होते हैं, तो दोनों टाइप को हम लोग देखेंगे। पहले हम इन दोनों फ्रिक्शन को समझते हैं, स्थैतिक फ्रिक्शन यानी कि स्थैतिक घर्षण और सीमांत घर्षण। तो मैं आपको बहुत सिंपल सा उदाहरण देके समझाऊंगी, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए एक ट्रक है, ठीक है। रोड पर एक ट्रक खड़ी है, ट्रक रुकी हुई है यानी कि ट्रक स्थिर है। तो जब हम उसमें बल लगाएंगे, उसमें हम मान लीजिए कि कोई एक इंसान बल लगा रहा है, उस ट्रक में कोई एक इंसान बल लगा रहा है, तो क्या वो ट्रक हिलेगा? क्या वो मोशन में आ जाएगा? नहीं आएगा। जब तक उसमें बहुत सारे, मान लीजिए कि 5-6 आदमी जब तक उसमें उसको धकेलेंगे नहीं, तब तक वो हिलेगा भी नहीं, क्योंकि उस पर कौन सा घर्षण काम कर रहा है? उस पर स्टैटिक घर्षण काम कर रहा है, स्थैतिक घर्षण काम कर रहा है, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये वाला जो फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन, ये सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन होता है। स्थैतिक घर्षण सबसे मजबूत घर्षण होता है। जब कोई वस्तु स्थिर है तो उसमें कौन सा घर्षण काम करता है? स्थैतिक घर्षण। और इसमें बहुत बल लगाना पड़ता है, इसमें बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ता है। और ये जो है ये फ्रिक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी भी कहा। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन होता है और इसमें सबसे ज्यादा बल लगता है। ध्यान रखिएगा, घर्षण बल हमेशा वस्तु के विपरीत दिशा में ही काम करता है।
अगर वस्तु इस ओर गति कर रही है, इस मोशन में है, तो घर्षण बल किस तरफ काम करेगा? इस तरह से, एकदम विपरीत दिशा में, वस्तु के एकदम विपरीत दिशा में घर्षण बल काम करता है। ठीक है, इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए मैंने आपको एक उदाहरण दिया, बस का। ठीक है, अगर कोई बस स्थिर है, कोई ट्रक स्थिर है, कोई बड़ी सी गाड़ी है जो स्थिर है, उसको सिर्फ एक अकेला आदमी धक्का देकर उसको मोशन में नहीं ला सकता है, जब तक उसमें बहुत सारे लोग उसको धक्का नहीं देंगे, और उसमें बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है, यानी कि स्थैतिक घर्षण वहां पर काम कर रहा है। तो इसका हम एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि कोई अनाज की भरी हुई बोरी है, अनाज से भरी हुई कोई बोरी है, उसको भी जब आप खींचते हैं, देखिए बोरी रखी हुई है, अगर उसको आपको मोशन में लाना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर भी स्टैटिक फ्रिक्शन ही काम कर रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन में आपको सबसे ज्यादा बल लगाना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपको स्टैटिक फ्रिक्शन समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम पढ़ेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण के बाद होता है डायनामिक फ्रिक्शन। तो इसको पहले आप लोग इस तरह से समझिए कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और जो डायनामिक फ्रिक्शन होता है, इस दोनों के बीच का ये बॉर्डर है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये बॉर्डर है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोई वस्तु स्थिर है, कोई भारी सी वस्तु है जो कि एकदम स्थिर है। ठीक है, तो इसमें जब आप बहुत ज्यादा बल लगाएंगे तब ये वस्तु मोशन में आएगा। ठीक है, और जब ये मोशन में आ जाता है तब उसको हम कहते हैं डायनामिक फ्रिक्शन। तो वहां पर कौन सा घर्षण काम करता है? डायनामिक फ्रिक्शन, यानी गतिज घर्षण वहां पे काम करता है। लेकिन अभी कौन सा घर्षण काम कर रहा है? जब वो रुकी हुई है, जब बल लगाने पर भी वो वस्तु हिल नहीं रही है, तो उसमें कौन सा घर्षण काम कर रहा है? स्थैतिक घर्षण काम कर रहा है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन वहां पे काम कर रहा है। और जब वो वस्तु पूरी तरह से गति में आ जाएगी तो वहां पर डायनामिक फ्रिक्शन यानी कि गतिज घर्षण वहां पर काम करेगा। तो स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण के बीच का जो टाइम होता है, जो बॉर्डर होता है, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण जो होता है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी वस्तु को धक्का दे रहे हैं, तो वो वस्तु तभी तक रुकी रहेगी जब तक आप उस पर पर्याप्त बल नहीं लगाएंगे। तब जब वो वस्तु रुकी रहती है और जब तक वो वस्तु पूरी तरह से गति में नहीं जाती है, तो उस दोनों के जो बीच का समय होता है उसको हम कहते हैं सीमांत घर्षण। ठीक है, यानी कि स्टैटिक घर्षण और डायनामिक घर्षण के बीच के जो समय होता है, बीच का समय, उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये हो गया आपका स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब हम लोग देखेंगे डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन में दो तरह का फ्रिक्शन होता है। तो देखिए डायनामिक फ्रिक्शन में कौन कौन सा घर्षण होता है? तो पहला जो होता है उसको हम कहते हैं सर्पिल घर्षण कहते हैं। सर्पिल घर्षण को हम इंग्लिश में कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, ये पहला टाइप हो गया। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा टाइप होता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन को हिंदी में कहते हैं लोटनी घर्षण। रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो डायनामिक फ्रिक्शन यानी कि गतिज घर्षण का दो टाइप है। पहला है सर्पिल घर्षण जिसको हम इंग्लिश में स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, और दूसरा है लोटनी घर्षण जिसको हम इंग्लिश में रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब सर्पिल घर्षण क्या होता है और लोटनी घर्षण क्या होता है, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो मैं इसको भी मिटा रही हूँ। अब देखिए पहला है सर्पिल घर्षण। सर्पिल घर्षण जिसका इंग्लिश मैंने आपको बता दिया स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और दूसरा है लोटनी घर्षण। लोटनी घर्षण, पहला हो गया सर्पिल घर्षण और दूसरा हो गया लोटनी घर्षण। तो ये किसका टाइप है? ये गतिज घर्षण यानी कि डायनामिक फ्रिक्शन का ये दोनों टाइप है। देखिए स्लाइडिंग के नाम से पता चलता है कि ये जब कोई चीज जो है, जब कोई वस्तु स्लाइड कर रही है तो उसमें कौन सा घर्षण काम कर रहा है? उस पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है। और जब कोई वस्तु एकदम रोलिंग कर रही है, रोल कर रही है, तो उस पर कौन सा घर्षण काम कर रहा है? उस पर लोटनी घर्षण यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन उस पर काम कर रहा है। इसको कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, कोई चीज है जिसमें कोई पहिया वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ है,
इसको हम जब एक फर्श पर, एक सतह पर जब हम इसको खिसकाएंगे तो ये क्या होगी, स्लाइड हो जाएगा। ठीक है, ये स्लाइड होगा, ये सिर्फ खिसकेगा। तो इस पे कौन सा घर्षण काम कर रहा है, इस पे सर्पिल घर्षण काम कर रहा है। ठीक, और मान लीजिए किसी वस्तु में, कोई भी वस्तु मान लीजिए कि इसमें पहिया लगा हुआ है, ठीक है, और ये भी एक सतह पर गति में है। इसको हम क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं और इसको मोशन मिला रहे हैं। देखिए, इसको हम मोशन मिलाएंगे धक्का देके तो ये स्लाइड करेगा, ये क्या होगा, खिसकेगा, फिसलेगा। लेकिन ये क्या होगा, ये रोल करेगा, क्योंकि इसमें पहिया लगा हुआ है। देखिए, इसमें ये दोनों पहिया लगा हुआ है जो कि फर्श पर रोल होगा, मतलब इस तरह से वो रोलिंग करते हुए आगे बढ़ेगा। तो उसको हम लोटनी घर्षण कहेंगे। तो ऐसे घर्षण को हम लोटनी घर्षण कहेंगे और ऐसे घर्षण को हम सर्पिल घर्षण यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, घर्षण सतह के आकार पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि अगर कोई वस्तु किसी सतह पर गति कर रही है या फिर हम उसको गतिमान करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन इसके क्वालिटी पर निर्भर करता है। अगर वो सतह खुरदुरा सा होगा तो उस पर हमें ज्यादा बल लगाना होगा, और अगर वह सतह एकदम चिकनी होगी तो उस पर हमें कम बल लगाना होगा। तो यही चीज मैं यहाँ पे बोल रही थी कि अगर कोई वस्तु, मान लीजिए कि ये कोई सतह है और ये सतह बहुत खुरदरी सी है, एकदम रफ सरफेस है, और ये वाला जो सतह है एकदम चिकना है। ठीक है, मान लीजिए कि ये टाइल्स वाला है और ये कोई खुरदरी सी सतह है। इस सतह पर हम किसी वस्तु को रख कर बल लगाएंगे तो इस पे हमें ज्यादा बल लगाना होगा। तो इस पे क्या करना होगा, इस पे ज्यादा बल लगाना होगा, क्योंकि इसकी सतह खुरदुरी सी है। तो इस पे हम जब तक ज्यादा बल नहीं लगाएंगे तब तक ये गतिमान नहीं होगी, तब तक ये गति में नहीं आएगी। और ये वाली सतह कैसी है, ये वाली सतह एकदम प्लेन है, एकदम चिकनी सतह है। तो जब हम इस सतह पर किसी वस्तु को रख कर बल लगाएंगे, तो जब हम इस सतह पर किसी भी वस्तु को रख कर बल लगाएंगे तो इस सतह पर हमें कम बल लगाना होगा। तो मैंने आपको यही चीज यहाँ पर बताया कि घर्षण जो है किसी सरफेस के साइज पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उसकी क्वालिटी पर निर्भर करता है। एंड आई होप आपको स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन भी समझ में आ गया होगा। एंड आपके बुक में क्या दिया गया है, देखिए आपके बुक में भी वही सारा चीज दिया गया है। मैं आपको पेज नंबर 70 और 71 का बता रही हूँ। आपके पास बुक है तो वो देख लीजिए, या फिर मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है स्क्रीन पर, तो आप वहां से देख सकते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है कि दो उदाहरण है, एक बॉल वाला उदाहरण है जो कि मैंने आपको पहले बताया, और एक साइकिल वाला है, साइकिल वाला उदाहरण। अच्छा, बताइए कि साइकिल वाला जो इसमें दिया गया है, एग्जाम्पल जो दिया गया है, ये बताइए कि ये वाला कौन सा घर्षण है, सर्पिल घर्षण है या फिर लोटनी घर्षण है या सीमांत घर्षण या स्थैतिक घर्षण, कौन सा घर्षण है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जब कोई आदमी साइकिल चला रहा होता है तो उस समय कौन सा घर्षण कार्य कर रहा है, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण या फिर गतिज घर्षण। गतिज घर्षण में कौन सा, सर्पिल या फिर लोटनी। ठीक है, और इसमें क्रियाकलाप भी दिया गया है, इसमें इसको उदाहरण देकर समझाया गया है पेज नंबर 71 में, और 72 में भी दिया गया है। इसमें भी आपको एग्जाम्पल दिया गया है, ये आप इसको पढ़ेंगे, इस एग्जाम्पल को आप लोग पढ़ लीजिएगा। और एक और दिया गया है यहाँ पे 72 में ही, कमानीदार तुला। तुला का मतलब होता है तौलना, जिसको हम तराजू कहते हैं। और फिर है यहाँ पे पेज नंबर 73 में क्रियाकलाप 3, और यहाँ पर देखिए पेज नंबर 74 में आपका दिया गया है स्थैतिक घर्षण और सर्पिल घर्षण। तो देखिए, इसको मैं पढ़ रही हूँ और बताती हूँ उसमें क्या दिया गया है। जब किसी स्थिर वस्तु पर गति के लिए बल का प्रयोग किया जाता है, जब किसी स्थिर वस्तु पर गति के लिए, मतलब उसको गति कराने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है, तो शुरू में ही वस्तु में गति नहीं हो पाती। कम परिमाण में बल का प्रयोग करने पर घर्षण बल द्वारा संतुलित हो जाता है। इस स्थिति के बाद जब वस्तु गति करने की अवस्था में पहुंचती है तथा समरूप वेग से गति करती है, तो उस स्थिति में स्थैतिक बल की माप कर सकते हैं, क्योंकि इस स्थिति में हमारे द्वारा लगाया बल घर्षण बल के बराबर है। तो ये आपका हो गया स्थैतिक घर्षण। सर्पिल घर्षण देखिए, जब वस्तु किसी सतह पर त्वरित गति से सरकना आरंभ कर देती है तो उस समय दोनों के पृष्ठों के बीच कार्य करने वाले घर्षण को सर्पिल घर्षण कहते हैं। तो अब यहाँ पर दिया गया है सर्पिल घर्षण। जब वस्तु किसी सतह पर त्वरित गति से सरकना आरंभ कर देती है तो उस समय दोनों के पृष्ठों के बीच कार्य करने वाले घर्षण को सर्पिल घर्षण कहते हैं, और सर्पिल घर्षण बल का मान स्थैतिक घर्षण बल की अपेक्षा कम होता है। तो ये चीज मैंने आपको नहीं बताया है। देखिए,
वैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जो स्थैतिक घर्षण होता है उसमें सबसे ज्यादा बल लगाना पड़ता है, मतलब उसका मान जो है सबसे अधिक होता है। उसमें आप कम बल लगाकर वस्तु को गति में नहीं ला सकते। देखिए, सबसे स्ट्रॉन्ग घर्षण होता है स्थैतिक घर्षण। तो सबसे स्ट्रॉन्ग घर्षण कौन सा होता है? स्थैतिक घर्षण। और सीमांत घर्षण को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि सीमांत घर्षण जो है स्थैतिक घर्षण का वो सबसे उच्चतम मान होता है। मतलब उस लिमिट पर आकर उस कोई भी वस्तु गति में तब तक नहीं आ सकती जब तक वो सीमांत घर्षण यानी कि जब तक वो इस बॉर्डर पर नहीं पहुंच जाती है। ठीक है, देखिए गतिज घर्षण जो है, गतिज घर्षण है यहाँ पे, और ये है स्थैतिक घर्षण। कोई वस्तु कहाँ पे है? यहाँ पे है। कोई वस्तु है यहाँ पे, इसमें आप बल लगा रहे हैं, और जब तक ये वस्तु इस बॉर्डर तक, यहाँ तक जब तक वो नहीं पहुंचेगी तब तक वो वस्तु गति में नहीं आएगी। जब तक वो वस्तु इस बॉर्डर को पार कर लेगी तब वो गति में आ जाएगी। ठीक है, बस इसी बॉर्डर को हम क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण कहते हैं। तो इसको हम इसमें नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये स्थैतिक घर्षण का सबसे उच्चतम मान होता है। तो स्थैतिक घर्षण से कमजोर कौन सा होता है? सर्पी घर्षण होता है। सर्पी घर्षण में स्थैतिक घर्षण के मुकाबले थोड़ा सा कम बल लगाना होता है, और सर्पी घर्षण के मुकाबले कम बल किसमें लगाना होता है? रोलिंग फ्रिक्शन में, यानी कि लोटनी घर्षण में। तो ये हो गया आपका सबसे स्ट्रॉन्ग घर्षण स्थैतिक घर्षण, उसके बाद सर्पी घर्षण, फिर है लोटनी घर्षण। तो इस तरह से मैंने आपको ये बता दिया। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे है कि घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। देखिए, तत्वों के बीच घर्षण ऊर्जा का अपव्यय करते हैं। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है। हम जो कपड़ा पहनते हैं घर्षण के कारण घिसकर खराब हो जाती है। ठीक है, हम जो कपड़ा पहनते हैं आप देखेंगे कि बहुत दिन पहनने के बाद वो कपड़ा क्या होता है? पतला होने लगता है। तो क्यों होता है? वो घर्षण के कारण ही होता है। हमारे जूते चप्पल के सोल घर्षण के कारण घिस जाते हैं। रास्ता जिस पर अधिक पैदल आवागमन होता है घिसी हुई रहती है। ठीक है, ये सब आपने नोट किया होगा। जो हमारा जूता चप्पल वगैरह होता है वो भी कुछ महीनों पहनने के बाद वो घिसकर खराब हो जाता है। और घर्षण के कारण चाकू के धार घिस जाते हैं, जिससे काटने में कठिनाई होती है, जिसको समय समय पर उसमें धार करवाना होता है। और घरों में उपयोग में लाए जाने वाले बर्तन सफाई के क्रम में घिसकर खराब हो जाते हैं। बर्तन को भी जब हम रोज मांजते हैं उसमें भी घर्षण बल कार्य करता है, तो इससे भी वो क्या होता है? बर्तन खराब हो जाता है। पेंसिल, पेन, बॉल बेयरिंग आदि घर्षण के कारण घिसकर खराब हो जाते हैं। तो बॉल बेयरिंग वगैरह आपने देखा होगा साइकिल में। एंड मशीनों में घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय होता रहता है। तो मशीन जो चलता है, कोई भी मशीन, उसमें घर्षण के कारण ही उसमें उसके एनर्जी में जो मतलब कोई भी मशीन आप नया में चलाएंगे तो जब वो मशीन एकदम नया रहेगा तो वो एकदम स्मूथली बहुत अच्छे से चलेगा। लेकिन जैसे जैसे वो पुराना होते जाएगा तो उसमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आती रहेगी। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा घर्षण के कारण होता है। अब देखिए, घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। जब वाहन गति करते हैं तो घर्षण के कारण उनके पहिए गर्म हो जाते हैं। इस कारण से वाहन भी गर्म हो जाते हैं। उन्हें ठंडा करने वाले संयंत्र का उपयोग किया जाता है। ये था घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। घर्षण हानिकारक है लेकिन अनिवार्य भी है। अब है यहाँ पे पेज नंबर 75 में 6.4 में घर्षण लाभदायक भी है। आपका पृथ्वी पर चलना घर्षण के कारण ही हो पाता है। आपने चिकनी एवं गीली भूमि में चलकर अवश्य देखा होगा, वहां चलना कितना कठिन होता है। इस तरह की सतह पर आप चलने के लिए क्या करते हैं? घर्षण के कारण ही वाहनों में गति संभव है। देखिए, वाहन में जो गति होता है वो कैसे होता है? घर्षण के कारण ही होता है। वाहनों की दिशा में परिवर्तन में घर्षण सहायक होते हैं। वाहनों की दिशा परिवर्तन में मतलब रास्ता बदलने में घर्षण सहायक होते हैं। श्याम पट्ट पर या कागजों पर लिखना श्याम पट्ट एवं चौक के बीच या कागज एवं कलम की नींव के बीच घर्षण के कारण ही संभव हो पाता है। देखिए, अभी जो मैं चौक से यहाँ पर लिख रही हूँ बोर्ड पे, तो ये किसके कारण संभव हो रहा है? ये घर्षण के कारण ही बोर्ड पर लिखना संभव हो पा रहा है। तो वो सारा चीज में एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया गया है। दीवारों पर आपके द्वारा कील ठोकना घर्षण के कारण ही हो पाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि घर्षण हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। घर्षण जहाँ हानिकारक है वही अत्यंत लाभकारी भी है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे घर्षण का हानि और लाभ भी दिया गया है। देखिए, घर्षण बढ़ाना या घटाना। घर्षण को हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। देखिए, आपने अपने घरों में औरतों को चूड़ी पहनते देखा होगा। चूड़ी पहनने में कठिनाई होने की स्थिति में औरतें अपने हाथ में अग्र भाग में तेल का प्रयोग करती है या किसी अन्य चिकने पदार्थ या पॉलिथीन हाथों पर लपेट लेती है। इस तरह यहाँ पर घर्षण को कम करने का प्रयास किया जाता है। और मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देती हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कोई मशीन है जो कि एकदम रुक रुक कर चल रही है या फिर अच्छे से नहीं चल रही है, स्मूथली नहीं चल रही है, तो जब आप उसमें तेल डालेंगे तो मशीन स्मूथली चलने लगता है और आवाज वगैरह नहीं करता है। ठीक है,
या फिर आप कैरम बोर्ड का उदाहरण ले सकते हैं। कैरम बोर्ड जो आप खेलते हैं तो उस पर क्या होता है, जो उसकी गोटी जो होती है, कैरम बोर्ड पे पाउडर वगैरह नहीं लगाएंगे तो वो ज़्यादा फिसलेगा नहीं, ठीक है, गोटी ज़्यादा नहीं फिसलता। जब आप उस पर पाउडर लगा देंगे तो वो क्या होता है, फिसलने लगता है। इस तरह से हम घर्षण को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अब देखिए, क्रिकेट के खेल में बैट के हैंडल में रबर लगाते समय तेल अथवा चिकनी पदार्थ का प्रयोग आपने अवश्य किए होंगे। कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कैरम बोर्ड का अभी एग्जाम्पल दिया। एंड आपने ताला दरवाजे के कब्जों में तेल का प्रयोग किया होगा। बिल्कुल, देखिए दरवाजा जब आवाज करने लगता है या फिर ताला अगर अच्छे से लगता या खुलता नहीं है तो इसमें जब आप तेल देंगे जब आप उसमें, तो वो एकदम स्मूथ हो जाएगा और अच्छे से काम करने लगेगा। तो हम घर्षण को कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, तेल से, ग्रीस से, ग्रेफाइट से, पेंसिल का जो नोक होता है, यहाँ भी है पेंसिल, देखिए यहाँ पे जो ये पेंसिल है, पेंसिल का जो ये नोक है, ये वाला जो नोक है, इसको जब आप इसको एकदम महीन पाउडर बना देंगे और जब आप इसको अपने उंगली पे लगाएंगे, इसका जो ये नोक है तो इसका जब आप अपने उंगली पे लगाएंगे तो आपके उंगली की जो रेखाएं होती है, ये ग्रेफाइट जो है ये आपके उंगली में एकदम पूरा भर जाएगा और आपका उंगली एकदम चिकना हो जाएगा। और जब आप कहीं पर भी फिंगरप्रिंट भी उस टाइम देना चाहेंगे तो आपका नहीं आएगा, क्योंकि ये जो ग्रेफाइट है ये आपके उंगली को यहाँ पर पूरा भर देगा। देखिए, इन पदार्थों को स्नेहक भी कहते हैं। तो जो घर्षण को बढ़ाने वाला जो पदार्थ वगैरह होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्नेहक कहते हैं। स्नेहक में कौन कौन सी चीजें आती है? स्नेहक में तेल हो गया, ग्रीस हो गया और ग्रेफाइट और मोबिल वगैरह जो होता है वो सब क्या है? स्नेहक है। अब देखिए, बॉल बेरिंग के प्रयोग से भी घर्षण को कम किया जाता है। इससे रोलिंग घर्षण कम होता है। बॉल बेरिंग से घर्षण को कम किया जाता है और इससे क्या होता है? रोलिंग घर्षण कम होता है। सतहों को चिकना करने से, स्नेहक के प्रयोग एवं वस्तुओं के आकार को विशेष प्रकार से डिजाइन करने से घर्षण का मान घटता है। आपने देखा होगा घर बनाने के लिए जो छड़ वगैरह का प्रयोग होता है, छड़ में क्या होता है? देखिए, छड़ जो होता है इस तरह से, उसमें ऐसे करके उसमें ऐसे डिजाइन बना हुआ होता है। तो ये डिजाइन क्यों होता है? ताकि जो छड़ है उसमें जब हम मसाला डालते हैं तो मसाला को अच्छे से पकड़ के रख सके। अगर ये पूरा प्लेन होगा, ये छड़ जो है पूरा प्लेन होगा तो मसाले को अच्छे से पकड़ नहीं पाएगा। तो वस्तुओं के डिजाइन पर भी निर्भर करता है कि वो घर्षण को बढ़ा सकता है या फिर कम कर सकता है। और तरल घर्षण है। तरल घर्षण में देखिए, वायु एवं द्रव को तरल पदार्थ कहा जाता है। सिर्फ ठोस पदार्थ के पृष्ठों के बीच ही घर्षण नहीं लगता है, तरल पदार्थों के सतह भी घर्षण लगाते हैं। तरल पदार्थ यानी कि पानी में जो नाव वगैरह चलता है, शिप वगैरह जो चलता है, उसमें कौन सा घर्षण कार्य करता है? उसमें सर्पिल घर्षण काम करता है, उस पर स्लाइड होता है। नाव जो होता है क्या होता है? उस पर स्लाइड होता है, उस पर रोलिंग घर्षण काम नहीं करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तरल पदार्थों में गति करने वाले पदार्थों को पृष्ठ पर तरल पदार्थ द्वारा घर्षण बल आरोपित किया जाता है। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। देखिए, तरल पदार्थों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को हम क्या कहते हैं? कर्षण भी कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल की सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति एवं तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। विरल माध्यम की अपेक्षा सघन माध्यम में घर्षण बल का मान अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो आपने क्या क्या सीखा? घर्षण बल को आपने देखा कि घर्षण क्या होता है और घर्षण बल कितने प्रकार का होता है। आपने ये भी देखा कि कौन कौन सा बल किस प्रकार से काम करता है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, डायनामिक लिमिटिंग एंड स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। ये सारा चीज हमने देख लिया और हमने ये भी समझा कि घर्षण बल जो है सिर्फ ठोस पदार्थों पर यानी कि सिर्फ जमीन पर ही काम नहीं करता है, बल्कि वो तरल पदार्थों यानी कि पानी वगैरह में भी काम करता है। पानी में भी शिप चलता है, नाव चलता है, तो वहां पर भी घर्षण बल काम करता है। तो वहां पर कौन सा बल काम करता है? कौन सा घर्षण बल? वहां पे सर्पिल घर्षण बल काम करता है। ठीक है, तो ये तरल पदार्थों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि घर्षण बल वहां पे किस तरह से काम कर रहा है, किस प्रकार से काम कर रहा है। और बुक में आपको शब्दार्थ भी दिए गए हैं। घर्षण का इंग्लिश मैंने आपको बताया फ्रिक्शन, सर्पिल घर्षण का स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्नेहक को हम कहते हैं लुब्रिकेंट, और कर्षण को कहते हैं ड्राउट, बॉल बेरिंग को कहते हैं बॉल बेरिंग ही कहते हैं, स्टैटिक को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, लोटन घर्षण को कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, और धारा लेखित शरीर स्ट्रीम लाइन बॉडी कहते हैं। तरल पदार्थ को हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये सारा चीज आप लोग याद कर लीजिएगा। और इससे हमने क्या क्या सीखा है ये भी इसमें दिया गया। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है एंड हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का सारा क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।